फंडा में पिछले वीडियो में हमने फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस में देखो जो हमारी बॉडी होती है उसका जो पीएच होता है वो हमेशा क्या होता है, मेंटेन रहता है। मतलब हम कितना भी खट्टा खा लें, कितना भी अल्कलाइन खा लें, लेकिन हम देखेंगे जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 तक ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉडी क्या करती है, मतलब ये जो बैलेंस होता है पीएच का, इसको मेंटेन करके रखती है। क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो एक बफर सिस्टम की तरह काम करता है। तो बफर सिस्टम में ये होता है कि अगर हम एसिड ज़्यादा मिला दें, ठीक है, एसिड ज़्यादा मिला दें तो भी वो उसके पीएच पे इतना डिफरेंस नहीं आता है, वो बैलेंस कर लेता है। बेस ज़्यादा मिला दें तो भी वो पीएच को बैलेंस कर लेता है। तो हमारा ब्लड कैसा होता है, बफर। ठीक है, बफर की तरह हमारा ब्लड होता है, उसका जो पीएच होता है वो हमेशा रेंज में ही रहता है। तो जब इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बॉडी में। तो इम्बैलेंस होता क्यों है, किस वजह से होता है, कैसे होता है, उसका क्या क्या असर पड़ता है बॉडी पर, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, इस चीज़ को पढ़ने के लिए तो अब हम आज उसको इस चीज़ को पढ़ने के लिए एसिड बेस इम्बैलेंस हम पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है, तो इसमें पहली बात है कि क्वेश्चन पूछता है कि एबीजी जो होता है, एबीजी हॉस्पिटल में सुना होगा, एबी ब्लड सैंपलिंग करते टाइम एबीजी कहाँ से लिया जाता है? तो एबीजी जो रेडियल आर्टरी होती है वहाँ से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एबीजी एनालिसिस में क्या क्या रहता है, मतलब जब रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या क्या रहता है? उसमें पीएच रहेगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट का रेंज रहेगा, वैल्यू रहेगी O2 की, CO2 की, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखा है ये, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्यों? इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर का मतलब जो गैसेस होती हैं वो जहाँ पे रहती हैं, जिस सराउंडिंग में रहती हैं, जैसे मान लो कि एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन है, एक वेसल्स है और इसमें गैस भरी हुई है, अगर ये पूरा कवर्ड है तो ये दीवार पे प्रेशर लगाएगी। ठीक है, तो यही क्या है, तो एक पर्टिकुलर तो देखो CO2 अपना लगाएगी, O2 अपना लगाएगी, तो ये जो O2 अपना प्रेशर लगा रही है आर्टरी पे, क्योंकि आर्टरी के अंदर है ब्लड, उस पे जो प्रेशर लगा रही है उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड मतलब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में भी एबीजी से पता चलता है। फिर उसके बाद पीएच, देखो अगर कोई न्यूट्रल पीएच है तो हम कहेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पीएच 7 अगर है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। जैसे स्टेराइल वाटर, पानी जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल पीएच का होता है। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। फिर एसिडिक, जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं। बेसिक या अल्कलाइन तब बोला जाता है जब पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद एबीजी में नॉर्मल वैल्यूज़ जो होती हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ में जो CO2 होता है वो कितना वैल्यू होता है ये याद करना पड़ेगा, सब इंपॉर्टेंट है। 35 से 45 mm ऑफ Hg, ये याद रखना, यूनिट क्या होगी, mm ऑफ Hg होगा, तो 35 से 45 होगा। फिर बाइकार्बोनेट की वैल्यू कितनी होगी, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल ब्लड का पीएच पहले ही बता दिया मैंने, 7.35 से 7.45 होता है। O2 की जो रेंज होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है, 80 से 100 mmHg। ठीक है, अगर किलो पास्कल में देखेंगे तो 10.7 से 13.3 किलो पास्कल। ठीक है, बट mm ऑफ Hg ही काफ़ी है याद करने के लिए। फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के बारे में हमने सुना होगा। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, इसको CO2 एसिडोसिस भी बोलते हैं। तो देखो जब भी बॉडी में पीएच 7 से कम होता है तो इस कंडीशन को एसिडोसिस बोला जाता है। ठीक है, मतलब एसिड की तरफ पीएच शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो एसिडोसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो जो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है ये कब होता है, तो CO2 किस चीज़ से रिलेटेड है, हमारे रिस्पायरेशन से O2 CO2 रिलेटेड है कि नहीं। तो जब CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, तो H+ बढ़ने के कारण ब्लड का जो पीएच होगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अगर CO2 बढ़ता है, क्या होता है, CO2 बढ़ता है तो पीएच घटेगा, मतलब पीएच का इन्वर्स रिलेशन होता है CO2 से, उल्टा रिलेशन होता है। पीएच बढ़ेगा तो CO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगा और एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, अगर CO2 शब्द आता है
तो इसका मतलब वहाँ 100% रिस्पायरेटरी से कनेक्शन होगा। अगर बाई कार्बोनेट आता है तो उसका रिलेशन मेटाबॉलिज्म से होगा, ठीक है। तो अगर बाई कार्बोनेट बढ़ता है तो पीएच बढ़ता है, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है पीएच से बाई कार्बोनेट का, जबकि CO2 का उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो होता क्यों है एसिडोसिस ये पहले जानते हैं। तो जब CO2 का रिटेंशन होने लगता है बॉडी में, मतलब CO2 क्या होती है, इकट्ठा होने लगती है बॉडी में, तो क्या होता है, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन की ही वजह से ऐसे होगा। मतलब जब प्रॉपर सांस नहीं आएगी तो क्या होगा, सांस नहीं आएगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, CO2 बाहर नहीं निकलेगा। तो जब CO2 बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो बॉडी में रह जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा उसका। तो उसकी वजह से क्या होगा, CO2 बढ़ेगा, और हमको पता है CO2 बढ़ेगा तो pH घट जाएगा, और pH का घटना ही क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो इस केस में मतलब हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, हाइपोवेंटिलेशन मतलब जब सांस कम आ रही है तो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होता है। तो जितने भी रेस्पिरेटरी में बीमारियां हैं उसमें क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा तो उसमें pH घट जाएगा। तो जितना भी सांस वाली बीमारी होगी वहाँ देखोगे एसिडोसिस ही रहेगा, जैसे COPD हो गया, एम्फाइसीमा, अस्थमा, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, एटिलेक्टैक्सिस, इसमें लंग कोलैप्स हो जाता है, पोस्ट ऑप में देखने को मिलता है ज़्यादातर। CNS डिप्रेसेंट जैसे सिडेटिव हो गया, एनेस्थीसिया दिया गया है, ब्रेन ट्यूमर है किसी को, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में प्रॉब्लम है तो ये ब्रेन तो रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो इस वजह से। फिर पल्मोनरी, कार्डियक, मस्कुलोस्केलेटन और न्यूरोमस्कुलर डिजीज की वजह से क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो इस वजह से क्या होगा, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से CO2 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, रिस्पिरेटरी में हम देखेंगे कि रिस्पिरेटरी में अगर हाइपर वेंटिलेशन होता है, मतलब जब गहरी गहरी सांस ली जाती है तब क्या होगा, जब गहरी गहरी सांस ली जाएगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, CO2 बाहर चला जाएगा ज़्यादा। जब CO2 बाहर चला जाएगा तो बॉडी में CO2 क्या होगा, कम हो जाएगा। CO2 जब कम हो जाएगा तो हमको पता है उल्टा रिलेशन होता है किसका, CO2 का pH के साथ। तो अगर CO2 घट रहा है तो pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब बढ़ जाएगा तो pH बढ़ना मतलब एल्कलोसिस है ना, और CO2 से रिलेशन है तो रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस हो जाएगी। जब रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस होता है, ऐसा एंजाइटी में देखने को मिलता है। जब किसी को एंजाइटी होती है तो उस केस में क्या कराया जाता है ना, बैग मास्क कराया जाता है। एक पॉलीथीन होती है, कवर्ड होती है हर किनारे से, उसी में सांस लेने को बोलते हैं। ऐसे मुंह पे कवर कर लेंगे और नाक भी कवर रहेगा, उसी में सांस लेंगे, फिर उसी सांस को इनहेल करेंगे ताकि CO2 का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। ऐसा हम एंजाइटी में देखने को हमको मिलता है। ये साइकेट्री में भी है, बैग मास्क मतलब बैग वेंटिलेशन के बारे में। फिर उसके बाद आता है हाइपोवेंटिलेशन, मतलब क्या होता है, जब सांस हम कम ले पाते हैं, ठीक है, सांस को क्या करते हैं, कम ले पाते हैं, तो क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा। CO2 बढ़ेगा तो हमको पता है pH क्या हो जाएगा, pH घट जाएगा। जब pH घट जाएगा तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कारण क्या क्या है। अभी तक हमने रिस्पायरेटरी पढ़ा, अब पढ़ेंगे मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक का रिलेशन किससे होता है, बाइकार्बोनेट से, ठीक है। और बाइकार्बोनेट का रिलेशन किससे, किडनी से। तो इसका मतलब अगर किडनी में प्रॉब्लम होती है तो मेटाबॉलिक होगा, अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम में होती है तो रिस्पायरेटरी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मेटाबॉलिक में जब हम जब हम एंटासिड का यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे गैस की दवा का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, HCl का सिक्रीशन कम हो जाएगा। और HCl में क्या होता है, H+ होता है कि नहीं, H+ होता है। H+ क्या होता है, ये H+ क्या होगा, H+ कम हो जाएगा। जब H+ कम हो जाएगा तो क्योंकि एंटासिड क्या हुआ, ओवर यूज़ ऑफ एंटासिड H+ को कम कर देगा। जब H+ को कम कर देगा तो क्या होगा, pH बढ़ जाएगा, ठीक है। pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब pH बढ़ जाएगा मतलब pH का इन्वर्स रिलेशन होगा H+ से। तो जब H+ कम होगा तो क्या होगा, pH बढ़ जाएगा। जब pH बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। फिर लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस में जैसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर जाएगा, तो उसके साथ HCl भी तो बाहर जाएगा। जब HCl एसिड कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एसिड कम होगा, एल्कलोसिस हो जाएगी। बस ये एक लाइन याद रखो, इसको मत याद रखो, थोड़ा सा टफ है। तो एसिड कम होगा तो जैसी बात है एल्कलोसिस हो जाएगी, है ना। देखो जो बाइकार्बोनेट है वो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस का इंडिकेटर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना।
और CO2 रिस्पायरेटरी इम्बैलेंस का इंडिकेटर होता है। ठीक है, CO2 कहीं शब्द आएगा, रिस्पायरेटरी तुरंत पकड़ना, बाइकार्बोनेट कहीं आएगा तुरंत मेटाबॉलिक समझ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है कि ABG की रिपोर्ट जो होती है उसमें क्या हुआ है कि किसी की ABG की रिपोर्ट हमने देखी उसका pH कितना है, 7.3 है। ठीक है, 7.3 है तो नॉर्मल है कि नहीं। 7.35 से 7.45 नॉर्मल होता है और उसका CO2 कितना है, 70 है। इसका मतलब CO2 बढ़ा हुआ है। नॉर्मल कितना था, 35 से 45 है ना, 35 से 45 नॉर्मल था, तो यहाँ क्या है, बढ़ा हुआ है। और O2 80% है। तो देखो जब ABG की रिपोर्ट देखोगे एसिड बेस बैलेंस, तो उसमें O2 को देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, O2 को हम कब देखते हैं, जब हमें मैनेजमेंट करना है, प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या करनी है, तब O2 को देखने की ज़रूरत नहीं है। तब फिर क्या देखेंगे, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट कितना है, 24, तो ये भी नॉर्मल है क्योंकि हमको पता है 22 से 27 क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो अब कह रहा है कि उसको हुआ क्या है। ठीक है, तो देखो pH नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा कम है, मतलब कितना होता है नॉर्मल, 7.35 से 7.45 होता है ना, तो कितना 30 है, मतलब 3 है, 7.3 तो थोड़ा सा कम है ना। अगर थोड़ा सा कम है तो हमको पता है अगर pH कम होता है तो क्या होता है, एसिडोसिस होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन देख के एसिडोसिस पकड़ लेंगे। अब देखना है रिस्पायरेटरी है कि बाइकार्बोनेट है, तो देखो बाइकार्बोनेट तो नॉर्मल रेंज में है ना, और बाइकार्बोनेट से मेटाबॉलिक होता है तो इसका मतलब मेटाबॉलिक नहीं होगा। और CO2 बढ़ा हुआ है, तो जो हमने बताया था CO2 रिस्पिरेटरी का इंडिकेटर है, तो क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि pH जो है वो 7.31 है, तो कम है ना, थोड़ा सा कम है, 7.35 नॉर्मल था। और कितना है, CO2 कितना है, 49 है, तो हमको पता है 45 तक तो नॉर्मल होता है CO2, तो CO2 थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। बाइकार्बोनेट 22 से 27 नॉर्मल होता है, तो ठीक है, ये नॉर्मल रेंज में है। तो फिर से वही हो जाएगा रिस्पायरेटरी, क्योंकि CO2 है, CO2 किसका इंडिकेटर है, रिस्पायरेटरी का, तो रिस्पायरेटरी pH घट गया तो एसिडोसिस। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि किसी को COPD है। अब देखो COPD है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, रिस्पायरेटरी से रिलेटेड होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 जो है CO2 नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, pH भी नॉर्मल रेंज में है, O2 छोड़ दो। बाइकार्बोनेट कितना हो गया, 28, मतलब हल्का सा बढ़ गया है ना, हल्का सा क्या हुआ है, तो बढ़ गया है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि क्या है, तो ये क्या है, ये कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है। क्योंकि हमको पता है यहाँ पे हुआ क्या, COPD, तो यहाँ पे हमको COPD देख के ही पता चल गया कि होना तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस था। ठीक है, लेकिन pH नॉर्मल रेंज में आ चुका है, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट ने खुद को बढ़ा के pH को मेंटेन किया है। ठीक है, तो जब दूसरी वैल्यू खुद को बढ़ा के या घटा के pH को मेंटेन करेगी तो उसको कंपनसेट बोलेंगे, क्योंकि बॉडी कंपनसेट कर रही है, तो क्या हो जाएगा, कंपनसेटरी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एक ABG की रिपोर्ट है, उसमें pH कितना पहुंच गया, 7.52। सिंपल सी बात है, pH बहुत बढ़ रहा है। CO2 कितना हो गया, 30, मतलब CO2 घट रहा है, और बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज में, तो हमको पता है क्या हो जाएगा, रिस्पायरेटरी, pH बढ़ा है तो एल्कलॉसिस। ठीक, मेटाबॉलिक आ गया, हमको पहले भी पता था जो pH होता है बाइकार्बोनेट से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अगर बाइकार्बोनेट कम होगा pH कम होगा, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा pH बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब जो pH और बाइकार्बोनेट होता है एक एक साथ, मतलब साथ साथ चलते हैं, और CO2 pH का उल्टा चलता है। ठीक है, तो मतलब बाइकार्बोनेट घटेगा तो pH भी घटेगा, CO2 बढ़ेगा, pH भी घटेगा, और वाइस वर्सा। रिस्पायरेटरी फेलियर से क्या होता है, CO2 बढ़ेगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी फेलियर से क्या होता है, CO2 बढ़ेगा, तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। रीनल फेलियर से बाइकार्बोनेट घटेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ये याद रखना, रिस्पायरेटरी फेलियर में बाइकार्बोनेट घट जाता है। ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, तो मेटाबॉलिक किडनी से रिलेटेड है, तो किडनी में जितनी भी प्रॉब्लम होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाएगी, है ना। तो मतलब लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, जब बाइकार्बोनेट लॉस होगा तो स्टारवेशन में क्या होता है, कीटो एसिडोसिस होता है ना, कीटो एसिडोसिस होता है, तो वहाँ नाम में ही आ रहा है एसिडोसिस, तो क्या कहते हैं, वहाँ पे भी बाइकार्बोनेट लॉस होता है, कम हो जाता है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। स्टारवेशन मतलब जब कोई बहुत लंबे टाइम तक भूखा रहता है, अनशन पे बैठ जाता है लंबे टाइम तक। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, इसमें तो नाम ही आ रहा है एसिडोसिस। ठीक है, और कीटोन बॉडी बन रही है, मेटाबॉलिक हो जाएगा। इनसफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तब भी बाइकार्बोनेट लॉस होगा। ठीक है, तब भी क्या होगा, मेटाबॉलिक। डायबिटीज़ मेलाइटिस में, शॉक में, सीवियर डायरिया हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, और बाइकार्बोनेट तो लॉस होगा ही, और पोटेशियम भी इम्बैलेंस होगा, तो सीवियर डायरिया में क्या हो जाएगा,
मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक्सेसिव एस्प्रिन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम फार्मा में भी देखे थे, है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में कि जब लेट स्टेज में क्या होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अर्ली स्टेज में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, तो किडनी फेलियर, माल न्यूट्रिशन, हाई फैट डाइट। फिर उसके बाद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक एसिडोसिस साफ साफ कह रहा है तो इसका मतलब पीएच घट जाएगा, पीएच घटेगा तो बाइकार्बोनेट घटेगा, तो दोनों ही घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर उसके बाद पीएच 7 है, तो अगर 7 है तो इसका मतलब कम है, बाइकार्बोनेट कितना है 12 है, तो बाइकार्बोनेट भी कम है, CO2 कितना है ये भी कम है, लेकिन ज़्यादा कम कौन है बाइकार्बोनेट, ठीक है, अगर ज़्यादा कम कौन है बाइकार्बोनेट, तो मेटाबॉलिक होगा और एसिडोसिस होगा क्योंकि पीएच कम है। लेकिन अब देखेंगे कि कंपनसेटरी है कि नॉन कंपनसेटरी, तो जब दोनों ही घट बढ़ रहे हैं तो कंपनसेटरी, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस करना चाह रहे हैं ना, इसलिए ये घट रहा है ना, ये घट रहा है ताकि पीएच क्या हो बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पीएच कम है। तो अब क्या करेगा पीएच को, तो इसका लेकिन पीएच बैलेंस नहीं हो पाया, तो इसलिए क्या बोलेंगे पार्शियली कंपनसेटरी, ठीक है। जब पीएच बहुत ज़्यादा घट जाता है तो अनकम्पनसेट, मतलब कंपनसेट नहीं हो पाया है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसको IV एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे बॉडी में प्रेजेंट एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और बफर क्या हो बढ़ जाए। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो हम उसे क्या दे देंगे बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट कैसे नेचर का होता है एल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का, तो इसको IV दे देते हैं। तो जब एसिड और बेस दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बफर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। पीछे हमने क्या पढ़ा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का कारण क्या है। तो जब भी डायूरेटिक थेरेपी देते हैं तो H+ और वाटर के साथ क्या होगा H+ लॉस हो जाएगा। जब H+ लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, मतलब H+ एसिड की तरह समझो, एसिड लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा एल्कलोसिस हो जाएगी। अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है तब भी, जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर जाएगा तो H+ लॉस होगा, मतलब एसिड लॉस होगा, एसिड लॉस होगा तो इसका मतलब एल्कलोसिस होगा। वही सक्सनिंग लवाज, फिर गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर जाएगा तो क्या होगा एसिड लॉस होगा, एसिड लॉस होगा एल्कलोसिस। मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड में भी क्या होता है एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ओवर यूज़ ऑफ एंटासिड, बहुत ज़्यादा एंटासिड ले रहे हैं मतलब बेसिक नेचर ले रहे हैं, है ना, तो क्या होगा एसिड कम हो जाएगा एल्कलोसिस। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा ले लें तो हम पहले ही देख लिए कि ये किस नेचर का होता है अल्कलाइन नेचर का, तब भी क्या हो जाएगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि ये मेटाबॉलिक इसलिए होंगे, यहाँ देखो रिस्पायरेटरी से कोई रिलेशन नहीं है इसलिए मेटाबॉलिक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगर पोटेशियम होता है वो भी अगर इम्बैलेंस होता है तो वो भी एसिड बेस इम्बैलेंस करता है। जैसे कि पोटेशियम कम होगा तो क्या होगा एल्कलोसिस, इसको ऐसे याद रखो। पोटेशियम कम कब होता है जब लॉस होता है, तो पोटेशियम लॉस में क्या आ रहा है अल्किल लॉसिस आ रहा है ना, तो ऐसे करके याद रखो, अगर लॉस होता है तो क्या होगा लॉसिस, मतलब एल्कलोसिस होगा, और उसका उल्टा अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, ठीक है। तो H+ ये मतलब नॉर्मल सा समझने के लिए है कि अगर H+ जो आयन होता है, H+ मतलब एसिड, ठीक है, उसके लॉस होने से क्या होता है pH बढ़ जाता है, ठीक है, उसके लॉस होने से pH बढ़ जाता है, मतलब एसिड लॉस होगा तो जैसी बात है एसिड खत्म होगा तो एल्कलोसिस हो जाएगी, है ना, तो pH बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी। तो उल्टा होता है, pH का डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ बाइकार्बोनेट से होता है और CO2 से और तुम्हारा पोटेशियम से, क्लोराइड से और H+ से, इनसे इसका रिलेशन कैसा होता है उल्टा होता है, ठीक है, बस बाइकार्बोनेट से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर बॉडी में हम मतलब बॉडी को क्या करते हैं एक्सरसाइज करवाते हैं तो उस दौरान बॉडी में क्या डिपॉजिट हो जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की अकोमुलेशन जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड का अकोमुलेशन होने की वजह से जो CO2 है उसका लेवल क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का अकोमुलेशन होने की वजह से लैक्टिक एसिड डायरेक्ट कह रहा है तो एसिड क्या होगा बढ़ जाएगा। जब एसिड बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है एसिडोसिस हो जाएगी, है ना, और CO2 का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए उस टाइम पे क्या बोलेंगे कि आराम से बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करो जिससे जो CO2 है वो ख़त्म हो जाए, वॉश आउट हो जाए, ठीक है, और लैक्टिक एसिड बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाए। तो ये हमारा क्या हो गया एसिड बेस इम्बैलेंस, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम MCQ करेंगे, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि ABG एनालिसिस कहाँ से करते हैं, तो हमको पता है रेडियल आर्टरी से करते हैं ना, रेडियल आर्टरी का ब्लड लेते हैं,
एबीजी की एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद फीमोरल भी लेते हैं अगर रेडियल नहीं मिलता है तो मतलब स्पेशली किसका कहाँ से ब्लड लेते हैं, आर्टरी से। फिर कह रहा है कि एबीजी एनालिसिस में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो वही हमको पता है कि क्या कहते हैं, CO2 था, O2 था, pH था, बाइकार्बोनेट था, सोडियम था, पोटेशियम था, इलेक्ट्रोलाइट थे, है ना, यही सब तो था। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो अगर pH 7 से कम है तो कैसा नेचर होगा, एसिडिक, अगर ज़्यादा है तो अल्कलाइन, 7 है तो न्यूट्रल, ठीक है। फिर कह रहा है कि एबीजी में CO2 का वैल्यू कितना होता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, 35 से कितना होता है, 45 mm ऑफ Hg। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, हमको पता है, हमने पहले ही पढ़ा था कि जब कोई सांस की बीमारी होगी तो इम्फाइसीमा, है ना, इम्फाइसीमा, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि CO2 की जो वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी, जबकि हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा, CO2 घट जाएगा। तो अगर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो COPD, एम्फाइजीमा, एटलेक्टेसिस, हम ये सब पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा है हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन हुआ है, पल्मोनरी डिजीज आ गया, कार्डियक डिजीज, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोमस्कुलर डिजीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि क्या हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन मतलब सांस धीरे धीरे आ रही, जब धीरे धीरे आ रही तो CO2 बढ़ जाएगा, CO2 बढ़ेगा तो रिस्पिरेटरी और एसिडोसिस हो जाएगा। फिर COPD, कुछ सोचना ही नहीं है, COPD, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो अगर हाइपर वेंटिलेशन है तो रिस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। हमको पता है हाइपर वेंटिलेशन मतलब CO2 घटेगा, CO2 घटेगा तो रिस्पिरेटरी होगा, है ना, CO2 से रिलेशन है, घट रहा है तो एल्केलोसिस हो जाएगा। ओवर यूज ऑफ एंटासिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेगा, तो ये क्या करेगा, ओवर यूज ऑफ एंटासिड, अगर एंटासिड हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एसिड घट जाएगा, है कि नहीं, एसिड घटेगा तो pH बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या होना था, एल्केलोसिस होना था, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन, सांस धीरे धीरे आ रही है तो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, सही बात है। गैस्ट्रिक कंटेंट लॉस हो रहा है तो मतलब एसिड लॉस हो रहा है, जब एसिड लॉस हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सही बात है। फिर से वही इम्फाइसीमा है, तो इम्फाइसीमा है तो CO2 इम्बैलेंस होगा, CO2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है और CO2 बढ़ेगा तो क्या होगा, pH जो होगा वो घट जाएगा, जबकि यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखा रहा है तो गलत हो जाएगा, pH घट जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि pH की ये वैल्यू है, तो pH कितना है, कम है, CO2 कितना है, ज़्यादा है, तो pH कम, pH जो क्या है, pH कम है, ज़्यादा नहीं है, pH कम है, pH कम है, pH अगर कम है तो एसिडोसिस, और CO2 है, CO2 क्या है, बढ़ गया है, रिस्पिरेटरी, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या चीज़ बढ़ जाती है, हमको पता है CO2 बढ़ जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि pH जो है थोड़ा सा कम है ना, CO2 क्या है, ज़्यादा है, बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल रेंज में है, तो ये क्या है, pH घट रहा है तो इसका मतलब एसिडोसिस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मेटाबॉलिक होगा या रिस्पिरेटरी, तो मेटाबॉलिक तो होगा नहीं क्योंकि ये तो नॉर्मल है, CO2 में प्रॉब्लम हो रही है तो रिस्पिरेटरी हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है फिर वही COPD, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखना ये है रिस्पिरेटरी एसिडोसिस कहाँ है, यहाँ पे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक ही ऑप्शन है, यही हो जाएगा। कंपनसेटरी इसलिए क्योंकि ये बैलेंस हो गया है, pH क्या है, अपनी रेंज में आ गया, मतलब कंपनसेट हो गया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ABG है, ABG की रिपोर्ट में ये क्या है, pH बढ़ा हुआ है, pH बढ़ा है, ये घटा हुआ है ना, और बाइकार्बोनेट क्या है, नॉर्मल है। जब बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो हटा दो इसको, मेटाबॉलिक वाला हटा दो, बचाइए CO2, तो रिस्पिरेटरी होगा, तो रिस्पिरेटरी में क्या होगा, ये बढ़ा है तो एल्कलोसिस होगा, घटा हुआ होता है तो क्या होता है, एसिडोसिस, लेकिन यहाँ क्या है, बढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है pH तो यहाँ क्या है, घटा हुआ है, बाइकार्बोनेट भी बहुत ज़्यादा घटा है, और CO2 भी क्या है, बहुत ज़्यादा घटा है, तो इसका मतलब pH तो घटा है, तो इसका मतलब है क्या है, तो एसिडोसिस, तो यहाँ पे एसिडोसिस है और यहाँ पर एसिडोसिस है, तो CO2 कितना है, 18, और बाइकार्बोनेट कितना पहुँच गया, 1, तो बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा घट गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक हो जाएगा और अनकम्पनसेट होगा क्योंकि pH बैलेंस नहीं हो पाया, तो अनकम्पनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो ABG की रिपोर्ट में क्या है कि बाइकार्बोनेट क्या हो गया है, घट गया है, और हमको पता है बाइकार्बोनेट का रिलेशन pH से डायरेक्ट होता है, बाइकार्बोनेट घटेगा pH घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक, बाइकार्बोनेट मतलब मेटाबॉलिक, pH मतलब एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट, है ना, बाइकार्बोनेट भाई लॉस होगा तो pH भी घटेगा, pH घटेगा तो इसका मतलब एसिडोसिस। फिर उसके बाद रीनल फेलियर आ गया, हमको पता है रीनल फेलियर मतलब बाइकार्बोनेट में प्रॉब्लम है, तो जब रीनल फेलियर होगा तो बाइकार्बोनेट लॉस होगा, है ना, बाइकार्बोनेट लॉस होगा, pH घट जाएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है। फिर उसके बाद स्टारवेशन, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टारवेशन में कीटो एसिडोसिस, एसिडोसिस साफ साफ दिखाई है, तो एसिडोसिस हो जाएगा, कौन सा होगा, मेटाबॉलिक होगा क्योंकि रिस्पिरेटरी से यहाँ मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है
कीटोएसिडोसिस, ठीक है। कीटोएसिडोसिस में हम फिर वही एसिडोसिस है, इसका मतलब पीएच घटा हुआ होगा। पीएच कहाँ पे घटा हुआ है? पीएच यहाँ पे घटा हुआ है ना। O2 से कोई मतलब नहीं है, CO2 से कोई मतलब नहीं है, बाइकार्बोनेट भी घट जाएगा क्योंकि मेटाबॉलिक है ना, ये मेटाबॉलिक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि पीएच कितना है? कम हो गया है, पीएच कम हो गया है। बाइकार्बोनेट कितना है? ये भी कम हो गया है, ये भी कम हो गया है। ज़्यादा कम कौन हुआ है? ज़्यादा कम हुआ है बाइकार्बोनेट, तो इसका मतलब मेटाबॉलिक है। पीएच कम हो गया मतलब एसिडोसिस है। और पीएच क्या है? नॉर्मल रेंज में नहीं पहुंच पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो इसलिए पार्शियली कंपनसेट, बहुत कम कंपनसेट हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि किसी को पीएच घट गया है, CO2 भी घट गया है, बाइकार्बोनेट भी घट गया है। क्या हो गया है? CO2 भी घट गया है, बाइकार्बोनेट भी घट गया है, और CO2 भी घटा है, बाइकार्बोनेट भी घटा है, पीएच भी घटा है ना। तो इसका मतलब क्या है? इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ जो बाइकार्बोनेट है वो तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे इसमें? इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी, ये 33 है, ये ज़्यादा कम नहीं हुआ है। कितना चाहिए हमको? 35 से 45, तो इसमें 2 ही तो कम है, लेकिन इसमें कितना चाहिए होता है? 22, तो इसमें ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब हमको इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना है तो ये कम हो रहा है, इसको बढ़ाना है ना, न्यूट्रलाइज करना है। तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा? बाइकार्बोनेट है, तो ऐसी चीज़ें दे दो जो इसको क्या करे? बैलेंस कर ले। तो इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एल्कलॉसिस है, तो इसका मतलब पीएच बढ़ रहा है, पीएच यहाँ भी बढ़ रहा है, पीएच यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन मेटाबॉलिक कह रहा है, तो बाइकार्बोनेट को देख लो। तो जब पीएच, तो क्या होगा? पीएच बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है। फिर उसके बाद डायूरेटिक थेरेपी दे रहे हैं। कौन सा? एसिड बेस डिसऑर्डर होगा, हमको पता है H+ लॉस होगा। H+ मतलब एसिड चला गया, एसिड गया, एल्कलॉसिस हो जाएगा। और कहाँ से जाएगा भाई? किडनी से, क्योंकि डायूरेटिक कहाँ पे काम करेगा? किडनी पे। तो इसका मतलब किडनी से मतलब किसका था? मेटाबॉलिक का, तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो जाएगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि पेप्टिक अल्सर है और हम ओरल एंटासिड दे रहे हैं, तो एंटासिड से क्या होगा? H+ घट जाएगा, मतलब एसिड घट जाएगा। जब एसिड घट जाएगा तो क्या होगा? एल्कलॉसिस हो जाएगी, तो मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, क्योंकि रिस्पिरेटरी तो यहाँ शब्द कुछ आया नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब एसिड लॉस हो रहा है। जब एसिड खत्म हो जाएगा तो बॉडी में एल्कलॉसिस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज कर रहे हो, लवाज का मतलब ये है कि H+ निकाल रहे हो। H+ मतलब एसिड खत्म हो रहा है, एसिड जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? एसिड खत्म होगा तो एल्कलॉसिस हो जाएगा, है कि नहीं? एसिड खत्म होगा तो एल्कलॉसिस हो जाएगा। तो एल्कलॉसिस हो गया, तो अब क्या करोगे? एल्कलॉसिस को बैलेंस करने के लिए जो सीरम बाइकार्बोनेट लेवल है उसको मतलब वो बढ़ गया है, तभी तो ऐसा हुआ है। कह रहा है एल्कलॉसिस क्यों हुआ? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। देखो H+ हुआ, H+ घटेगा, पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, NG ट्यूब, लो प्रेशर सक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। लो प्रेशर NG ट्यूब से, NG ट्यूब कहाँ? गैस्ट्रिक स्टमक में जाता है ना, तो कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा? तो जैसी बात है, वहाँ से एसिड निकाल रहे हो मतलब H+ लॉस हो रहा है, H+ लॉस होगा तो पीएच बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ेगा तो इसका मतलब एल्कलॉसिस हो जाएगी, मेटाबॉलिक होगा। फिर उसके बाद कह रहा है इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट को किस चीज़ के साथ में मिक्स नहीं करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? उसको कैल्शियम के साथ कभी भी हम मिक्स करके एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम के साथ मिक्स होके प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ मिक्स नहीं करना है? कैल्शियम के साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगी, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा ना। तो आराम से बैठ के क्या करेंगे? सांस ही तो लेंगे, ताकि CO2 क्या हो जाए? बाहर निकल जाए। जब CO2 बाहर निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? जब CO2 बाहर निकल जाएगा तो लैक्टिक एसिड भी डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये हमारा एसिड बेस इम्बैलेंस खत्म हो गया। अब आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।